राधे राधे दोस्तों, मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूं। तो हम लोग जो है चाणक्य जी के बारे में जान रहे हैं, उनकी जीवन यात्रा, उनकी जीवन गाथा के बारे में जान रहे हैं दोस्तों। तो लास्ट सेशन में मैंने आपको चाणक्य जी की जन्म से उनके विद्यार्थी जीवन और उनके विश्लेषक के रूप में उनका जो जीवन यात्रा है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया था, उसके बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्राध्यापक के रूप में उनकी जर्नी कैसी रही, उनकी यात्रा कैसे रही, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, आज वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो इसलिए ध्यान लगा के मन लगा कर सुनिए। एक बार प्रेम से बोल दी जय श्री गणेशाय नमः। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि उन्होंने स्नातक कर लिया था और स्नातक करने के बाद कहां से स्नातक किया था? तक्षशिला विश्वविद्यालय से। अगर आप लोगों ने दोस्तों पहले की वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे कहूंगा कि पहले वीडियो आप देखिए, सुनिए, तभी आप कंटिन्यूएशन में सुनेंगे, तभी आपको जो है पूरी उनकी जीवन यात्रा अच्छे से समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले आप पिछली वीडियो को देख के आइए, उनकी जीवन गाथा की विद्यार्थी के रूप में और विश्लेषक के तौर पर। उसके बाद आगे कंटिन्यू किए, तब आपको समझ में आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज जो है वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और पूरी सुनिएगा, तभी आपको जो है समझ में आएगा दोस्तों। और पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्नातक उन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय से करने के बाद वो वहीं पे प्राध्यापक बन गए दोस्तों। और एक प्राध्यापक के रूप में स्वीकार किए जाने पर उनको कोई अड़चन नहीं आई। स्नातक के अंतिम वर्ष आने तक चाणक्य की विद्वता सब पर जाहिर हो गई थी। सभी अध्यापक तथा छात्र उनका लोहा मानने लगे थे। अध्यापक तो उन्हें समकक्ष ही मानने लगे तथा छात्र अध्ययन या शोध में निसंकोच चाणक्य की सहायता लेते थे। प्राध्यापक के रूप में चाणक्य ने शीघ्र ही अपनी जगह बना ली तथा दूसरे प्राध्यापकों को अपना प्रशंसक बना लिया। विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों पर तो उनका अधिकार था ही, वही वे अन्य सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक विषयों के भी अपनी विलक्षण प्रतिभा के बल पर अच्छे खासे विशेषज्ञ बन गए। छात्र तो उनकी विद्वता पर मुग्ध थे ही, वे उनके ऐसे अनुयायी बन गए कि बाद में जब चाणक्य पूर्व की ओर प्रस्थान कर गए तो कई छात्र उनकी अध्यक्षता में काम करने वहां पहुंच गए। ठीक है दोस्तों, देखिए उनका कितना प्रभाव था। तथा चाणक्य जी के अभियानों में महत्वपूर्ण रोल भी अदा किया उनके स्टूडेंट्स ने, उनके छात्रों ने। भद्रभट्ट व पुरुष दत्त उनमें प्रमुख हैं। ठीक है, तो जो उनके प्रमुख स्टूडेंट थे, प्रमुख छात्र थे, वो थे भद्रभट्ट और पुरुष दत्त। ये दो छात्र मुख्य थे। तक्षशिला अब तेजी से गर्म हो रहा था। पश्चिम की ओर से युद्ध की झुलसाने वाली गर्म हवाएं तूफानी अंदाज में आ रही थी। यूनानी योद्धा सिकंदर के घोड़ों की टापें देने लगी थी। चाणक्य ने तक्षशिला छोड़ पूर्व की ओर कूच करने का मन बना लिया। उनके दिमाग में ऐसी बड़ी बड़ी योजनाएं थी कि एक आदर्श राज्य स्थापित हो सके। उन योजनाओं को फलीभूत होने के लिए समय की दरकार थी, पर तक्षशिला का तो अपना अंतिम समय आ गया था। यम द्वार पर दस्तक दे रहा था, ठक ठक ठक। वहां से खिसकने में ही भलाई थी। चाणक्य ने सुदूर पूर्व की ओर रुख किया। वहां मगध साम्राज्य था, जिसकी राजधानी कौन थी? पाटलिपुत्र, जिसको हम पटना के नाम से आज जानते हैं। वहां का मोह चाणक्य जी के लिए इसलिए था क्योंकि पाटलिपुत्र के निकट ही उस समय का महान विश्वविद्यालय कौन है? नालंदा था। ठीक है, जो तक्षशिला से किसी भी सूरज में कम नहीं था। 399 वर्ष ईसा पूर्व एक चीनी घुमंतु इतिहासकार आया था। वो कौन था? फाहियान ने वहां की यात्रा की। वह पाटलिपुत्र के भी कई सारे गुणों का
बखान किया था उन्होंने। पाटलिपुत्र कहाँ बसा है दोस्तों? गंगा जी के किनारे पे बसा हुआ है। इतिहास के दौरों में उसके कई नाम रहे हैं। वो नाम कौन कौन से दोस्तों? पुष्पापुर, पुष्पनगर, पाटलिपुत्र और अब क्या है? पटना। तो यानी कि हम पटना को कई सारे नाम से इतिहास में जानते हैं, जैसे पुष्पापुर, पुष्पनगर, पाटलिपुत्र और अभी वर्तमान पटना। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही नई यूनिक बातें हैं जो आप लोगों को भी आ रही होगी। मैंने भी पढ़ा तो मुझे भी ये बात नहीं मालूम थी, और ये कई सारी यूनिक बात हमको यहाँ पे मालूम चल रही है। वही चाणक्य ने धरती के स्तर से कार्य करते करते ऊपर उठने का मन बना लिया था, ताकि वह धरती से जुड़ी सच्चाइयों से व्यक्तिगत रूप से परिचित हो जाएं। अपनी तक्षशिला की स्नातकता व प्राध्यापकता का हवाला देने के बजाय एक शिक्षक की साधारण नौकरी स्वीकार की। मगध में घनानंद का भ्रष्ट राज्य था, तो उस समय जो राजा थे वहां के, वो बहुत घनानंद नाम के राजा राज्य करते थे, और वो बहुत ही भ्रष्ट टाइप का राजा था। राजा केवल कर लगाकर धन उगाना व अपना खजाना भरना जानता था। मतलब कि वो लोगों भी इतने सारे टैक्सेस लगा रखे थे जनता पे कि बस उनसे वो धन ही वसूल करता था, और अपना जो है खजाना भरता रहता था। इसलिए क्या हुई, जनता उससे बहुत ज्यादा त्रस्त हो चुकी थी, बहुत ज्यादा दुखी हो चुकी थी। पर उसका मंत्री समझदार था। मंत्री अमात्य सकटार ने, ठीक है, मंत्री जो था वो उसका नाम था सकटार, ने राजा को समझाया कि केवल लूट खसोट से काम नहीं चलेगा। उन्हें कुछ धन लोक कल्याण तथा पुरस्कार रूप में बांटकर जनता का आक्रोश कम करना चाहिए। बात राजा की समझ में आ गई। उसने कलाकारों, विद्वानों तथा लोक कल्याण कार्यों के लिए अनुदान देने प्रारंभ किए। इस बीच चाणक्य ने अपनी योग्यता से स्थानीय लोगों के दिल में घर कर चुके थे। सामाजिक कार्यों में भी उनकी बहुत रुचि थी। वे सामाजिक व प्रशासनिक व्यवस्था सुधारना चाहते थे। उन्होंने प्रमुख लोगों को सुझाया कि राजा द्वारा दिए अनुदानों का दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। इसके सदुपयोग के लिए विद्वानों व प्रमुख व्यक्तियों की ही एक समिति होनी चाहिए। बात सबको जच गई। विद्वानों ने मिलकर एक संघ बनाया। चाणक्य को अध्यक्ष बनाने में किसी को भी आपत्ति नहीं हुई। कुछ अधिकारियों ने अनुदान की राशियां संघ को दी। चाणक्य के निर्देशन में उनका अत्यंत रचनात्मक उपयोग हुआ, जिसकी सबने प्रशंसा की। संघ के कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि चाणक्य को स्वयं राजा घनानंद से मिलना चाहिए, ताकि अधिक अनुदानों की व्यवस्था हो सके। उन्हें यह आशा थी कि राजा चाणक्य की योग्यताओं को देखते हुए उन्हें उचित दायित्व सौंपेंगे। चाणक्य क्या हो गए, यह सुनकर तैयार हो गए। ऐसे समय में चाणक्य को आचार्य सकटार से मिलने का विचार आया। वे चाणक्य के सहपाठी व मित्र रह चुके थे। ठीक है दोस्तों, जो सकटार जी थे आचार्य, ठीक है, उस राज्य के, वो चाणक्य के पहले सहपाठी, साथ में पढ़ते थे और उनके दोस्त भी थे अच्छे। दोनों तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण कर चुके थे। वे चाणक्य के पश्चात शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात आचार्य सकटार जी पहले नंद साम्राज्य में मंत्री बने और फिर महामंत्री। इसीलिए तो चाणक्य ने पहले निचले स्तर से कार्य शुरू कर अपनी योग्यता सिद्ध करने की कोशिश की। वे बहुत स्वाभिमानी थे। वे पहले ही सकटार से मिलते तो सभी को यह लगता कि चाणक्य अपने मित्र को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ गए, और शायद उनकी योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं होता। परंतु अब मिलना आवश्यक था, क्योंकि वे विदेशी आक्रमणकारी सिकंदर की चालों व खतरों से मगध सम्राट को सावधान करना चाहते थे।
एक संदेश वाहक के साथ चाणक्य ने पत्र भेजकर आचार्य सक्टार जी से निजी रूप से मिलने की इच्छा प्रकट की। सक्टार को अपने पुराने सहपाठी के पाटलिपुत्र में उपस्थिति से बहुत प्रसन्नता हुई। वैसे संघ के कार्यों का ब्यौरा पाकर उन्हें कुछ कुछ अनुमान तो पहले से ही हो गया था कि शायद उसका संचालन अध्यक्ष चाणक्य उनका तक्षशिला शिक्षा प्राप्ति के दिनों का मित्र ही हो सकता है। वह यह भी जानते थे कि स्वाभिमानवश वह मित्र उनसे सहायता नहीं लेना चाहेगा। सक्टार ने सहस्त्र चाणक्य को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। चाणक्य आए तो सक्टार जी ने उनसे पुरानी आत्मीयता के साथ मिले और भीतर ले जाकर आदर पूर्वक उन्हें बैठाया। कुशल क्षेम पूछने के पश्चात चाणक्य ने भारत के पश्चिमी भाग के राज्यों की दशा का वर्णन किया और बताया कि किन परिस्थितियों में उन्हें तक्षशिला छोड़कर पूर्व की ओर आना पड़ा। उन्होंने यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर के अभियान के खतरों की भी चर्चा की थी। सक्टार ने पूछा, जरा विस्तार से बताइए कि पश्चिमी भागों में क्या हुआ और यह सिकंदर क्या मुसीबत है। तब चाणक्य जी ने लंबी सांस लेकर फिर उत्तर दिया कि अमात्य वही पुरानी कहानी बार बार दोहराई जा रही है। हमारे शासक आपस के छोटे छोटे कलहों से उलझे रहते हैं और विदेशी आक्रमणकारियों के लिए अपने द्वार खोल देते हैं। इस बार यह विदेशी आक्रमणकारी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यह यूनान देश का महायोद्धा सम्राट है जिसने विश्व विजय की ठान ली है और एक अति विशाल सेना लेकर उसी अभियान पर पूर्व की ओर कूच कर चुका है। उसके सैनिक नए प्रकार के कवचों व आयुधों से सुसज्जित हैं। उसकी सेना ज्यामितिक संरचनाबद्ध होकर वार करती है और युद्ध की ऐसी पद्धतियों का प्रयोग करती है जिनका हमारी सेनाओं को ज्ञान ही नहीं है। वह अपने सामने आने वाली सारी सेनाओं व राज्यों को रौंदता हुआ हमारी सीमा में आ चुका है। उसकी शक्ति के सामने पारस महान साम्राज्य भी टिक नहीं पाए। मिस्र का तो पतन हो चुका। सकस्तान, कांधार और महान साम्राज्य भी टिक नहीं पाए। सकस्तान, कांधार और बख्तरिया ढह गए। हिंदू कुश पर्वत पार कर उसने हमारी भूमि पर अपना पैर रखा। तो क्या सिकंदर ने तक्षशिला पर विजय प्राप्त कर ली? सक्टार ने विस्मित होकर चिंतित स्वर में पूछा। आचार्य, आपको उस विद्यार्थी की याद है जिसका नाम आम्बिक था जब हम तक्षशिला में विद्या ग्रहण कर रहे थे? मुझे कुछ स्मरण नहीं है, सक्टार ने याद करने का प्रयत्न करते हुए कहा। उसकी कहानी का सिकंदर के संदर्भ में बहुत महत्व है। ऐसा कहकर चाणक्य ने षटकार को आम्बिक की कहानी सुनाई। तो ये थी दोस्तों प्राध्यापक के रूप में उनकी जर्नी। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट सेशन में हम आपको बताएंगे कि चाणक्य जी आम्बिक की कथा सुनाते हैं सक्टार जी को। ठीक है, तो अगर आज आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों परिजनों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी इस पर्टिकुलर कथा को, कहानी को जान सकें, चाणक्य जी के जीवन यात्रा को जान सकें दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आप आगे की आम्बिक की कथा चाणक्य जी के मुख से जानना चाहते हैं, उनकी वाणी के शब्दों को मेरे द्वारा सुनना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत ही मिल सके। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित्त होकर जीवन व्यतीत करिए और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करिए दोस्तों। मिलेंगे इसी तरीके की किसी और वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों।